हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनएफआरए के सर्कुलर के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको भी इसी तरीके का रिलेटेड कंटेंट टाइमली मैनर पे मिलता जाए तो आप इस चैनल को कर दो सबसे पहले सब्सक्राइब, जिससे आपके पास सीए रिलेटेड इंफॉर्मेशन टाइमली मैनर पे पहुंच पाए। तो जो सर्कुलर इशू करा है वहां पे एनएफआरए ने बॉन्ड करा है ग्रुप ऑडिटर्स को कि आपने प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं करा है किसका, SS 600 का। और ये बोला है कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं और स्पेसिफिकली एम्फेसाइज करा है किस पर, प्रिंसिपल ऑडिटर पे, कि उन्होंने एडिक्वेटली परफॉर्म नहीं करे ऑडिट प्रोसीजर्स जो जब आप ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे। और ये एक तरीके का बहुत बड़ा क्या हुआ है, ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑब्जर्व करा है, ऑडिट फेलियर ऑब्जर्व करा है इन द ऑडिट ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर ये भी लिखा है कि वेयर द कंपनी हैज ब्रांचेस विद सब्सिडरीज, तो वहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन देना होगा आपको, प्रिंसिपल ऑडिटर को भी और किसको, अदर ऑडिटर को भी। दोनों ऑडिटर को क्या करना होगा, स्पेशल कंसिडरेशन देना होगा जहाँ पे आपके पास ब्रांचेस भी हैं, सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट कंपनीज भी हैं। फिर उसके बाद नफरर ने कहा है कि हम ऐसे नहीं बोल रहे, अपने मन से बातें बना के नहीं बोल रहे। हमारे पास इंस्टेंसेस हैं, जैसे कि आप देखो कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, रिलायंस होम लिमिट फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल लिमिटेड, इन तीनों में मिला के 29,000 करोड़ का लॉस हुआ है, फ्रॉड हुआ है। तो ये एक तरीके का ग्रॉस नेग्लिजेंस यहाँ पे देखा गया। कॉफी डे एंटरप्राइजेस के अंदर 3,500 करोड़ का ग्रॉस नेग्लिजेंस जहाँ पे एक फ्रॉड हुआ। तो वहां पे आपने ऑडिट प्रोसीजर्स करेक्टली वे में नहीं लगाए, इस वजह से यहाँ पे एक ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और ये ह्यूज इम्पैक्ट किसको सबसे ज्यादा तंग करता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर उन्हें इम्पैक्ट करता है, जो क्रेडिटर्स होते हैं उन्हें इम्पैक्ट करता है। उसके बाद सेम उन्होंने बताया कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर भी फ्रॉड हुआ है, कितना, 34,000 करोड़। अब देखो कितना ह्यूज अमाउंट है। उसके बाद क्या एनएफआरए ने नोट करा है कि जो मनी डाइवर्ट किसके थ्रू हुआ है, सब्सिडरीज और एसोसिएट्स के थ्रू हुआ है। और जो प्रिंसिपल ऑडिटर है डिड नॉट रेज अ रेड फ्लैग, इन्होंने रेड फ्लैग रेज नहीं करा राइट टाइम पर, डिस्पाइट इंडिकेटर ऑफ, जबकि उन्हें इंडिकेटर्स मिल चुके थे किस किसके, फ्रॉड के, गोइंग कंसर्न इश्यूज के मिल गए थे, डाइवर्जन ऑफ फंड्स के मिल गए थे, एंड दे रिलाइड फॉलिशियस इंटरप्रिटेशन ऑफ SS 600। और इन्होंने क्या करा, कंप्लीटली रिलाई कर लिया जो कि क्लीन ऑडिट रिपोर्ट थी, कंपोनेंट ऑडिटर ने जो इन्हें रिपोर्ट दी, और उन्होंने प्रिंसिपल ऑडिटर ने उसे कंप्लीटली क्या कर रिलाई कर लिया। वाइल SS 600 में लिखा है कि दे डज नॉट मेंशन एनी स्पेसिफिकली रिव्यू द ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर के, प्रिंसिपल ऑडिटर को रिव्यू नहीं करने की ऐसे जरूरत है, लेकिन एनएफआरए सेड दैट रिव्यू में नीड टू बी अप्लाइड व्हेन इन अप्रोप्रिएट ऑडिट केसेस के अंदर आपको उसको रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो अगर आप रिव्यू नहीं कर रहे हो तो आप देखो ऊपर कितने अच्छा खासा लॉस हुआ है। उसके बाद क्या है, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सेम है किसके लिए, प्रिंसिपल ऑडिटर के लिए भी और किसके लिए, आपके पास जो अदर ऑडिटर है उसके लिए भी सेम ही है। तो SS 200 का यहाँ पे एक इम्पैक्ट और आ जाता है कि टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स और नॉट। तो ये रूल जो है, ये जो SS 200 है, ये भी एप्लीकेबल हो जाता है क्या, प्रिंसिपल ऑडिटर पे भी और अदर ऑडिटर पे भी इक्वली इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और इक्वली एप्लीकेबल होगा। उसके बाद ये जो सर्कुलर है इमीडिएट इम्पैक्ट, इमीडिएट इफेक्ट से कर दिया गया है कि एप्लीकेबल हो गए सर्कुलर, जिससे कि आगे ये ऑडिट फेलियर का इम्पैक्ट ना पड़े और ऐसा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ना क्रिएट हो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के लिए, जब जहाँ पे आप एक ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, जहाँ पे आपके जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या जो इन क्रेडिटर्स होते हैं उन पे ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो अब हम मेन सर्कुलर में चलते हैं, वहां पे जाके पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब हम लोग आ चुके हैं सर्कुलर पे, जहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं, डिफरेंट सेक्शंस के बारे में समझना है, जो कि हम थ्योरी में तो पढ़ते थे, उसका जो प्रैक्टिकल वे में कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो भी देख लेते हैं।
यहाँ पे एक लिखा है ऑब्जर्वेशंस बाय नफरा। ऑब्जर्वेशन क्या है नफरा ने, और उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है वो भी देखना है, जरूरी हो जाता है। ऑन नॉन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, जहाँ पे फ्रॉड की रिपोर्टिंग नहीं हो पाई टाइमली मैनर पे, प्रिंसिपल ऑडिटर स्टेट दैट दे हैड नो ऑब्लिगेशन, कि उनकी ऑब्लिगेशन नहीं है टू इवेल्युएट द फ्रॉड रिस्क, फ्रॉड रिस्क को इवेल्युएट करने का नहीं है इन द केस ऑफ ग्रुप कंपनीज। एंड उन्होंने बोला है दे हैड नो एक्सेस टू द बुक्स ऑफ सब्सिडरीज ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर। लेकिन यहाँ पे जो है सेक्शन 143 जो है ब्रीच हुआ है कंपनी एक्ट का, क्योंकि वहाँ पे राइट टू एक्सेस ऑल टाइम बुक्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का आपके पास राइट है एक्सेस करने का हर ऑडिटर को, जहाँ पे आप उनके बुक्स को एक्सेस कर सकते हो, उनके वाउचर्स को एक्सेस कर सकते हो। अब आप होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर हो, तब भी आपके पास राइट होगा कि आप सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ब्रीच हुआ है। उसके बाद सर्कुलर में और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि इनकरेक्ट मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है किसका, एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ एस 600 का, सेलेक्टिवली अप्लाई करा गया है प्रोविजन ऑफ एस 600 को, और अलाइन नहीं था ये स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से भी और प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से भी। और अभी हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे थे कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो वहां पे भी आप ये चीज देखो, ऐसे 200 का जिक्र हुआ है यहाँ पर कि टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये जो एसेट 200 है वो भी इक्वली ही एप्लीकेबल होता है, चाहे आप सब्सिडरी का भी ऑडिट कर रहे हो या फिर आप जो मेन ब्रांच उसका भी ऑडिट कर रहे हो, हेड ऑफिस का भी ऑडिट कर रहे हो, तो आप पे इक्वली एप्लीकेबल होगा ऐसे 200 भी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, देयरफॉर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ऑडिटर की कि द एस एस 600 रिक्वायर्ड टू बी रीड विद दी कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी आपको उसको इक्वली कंप्लाई करते हुए चलना है। ये नहीं कि आपने एक ऐसे फॉलो कर लिया, नहीं, आपको उसे देखना है कि उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ क्रिएट हो रहा है और वहाँ पे मुझे कहाँ कहाँ कैसी कैसे रिपोर्टिंग करनी है, उन सबको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो आपको ये जितने भी एसेस दिख रहे हैं 200, 220, 230, ये सभी एसेस को फॉलो करते हुए चलना है। और ये भी ध्यान रखना है कि आप इससे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सको, तभी आप एक अच्छा ऑडिटर ओपिनियन दे पाओगे किस पे, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। सो ये है यहाँ पर, इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को ये वीडियो ये सर्कुलर पूरा पढ़ना हो तो मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। और अगर आपको ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस आगे भी चाहिए तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से लाइक भी कर देना।